जिंदगी में कभी कुछ ऐसे पल आते हैं जिसके लिए हम कभी तैयार नहीं होते हैं, पर फिर भी उन पल का हमें डट कर सामना करना पड़ता है। पर अब बात आ जाए भूत प्रेत आत्माओं से बचने के लिए, तो शायद हम उनसे बच नहीं पा सकते हैं। कुछ ऐसी ही घटना अखिलेश के साथ हुई थी। अखिलेश महाराष्ट्र के सातारा जिले में रहने वाला था। बचपन में हम सभी भूत प्रेतों की कहानी अपने घर में सुनने के बाद काफी डरा करते थे और डरना जायज भी था। पर जैसे जैसे हम बड़े होने लगे तब हमें भी ये एहसास होने लगा कि असली में डर होता क्या है। मतलब हमें डर तो लगता है, पर कभी कभी हम ये देखना चाहते हैं कि असल इसका कारण आखिर क्या हो सकता है। 2012 में अपनी 12वीं क्लास की परीक्षा देने के बाद अखिलेश अपनी गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए अपने चाचा के घर उनके गांव चला गया। चचेरे भाई कुलदीप और अपने दोस्त राकेश के साथ हमेशा से उन तीनों को आदत थी कि खाना खाने के बाद वे गांव में टहलने चले जाए। असल में राकेश को तंबाकू यानी कि सिगरेट का काफी शौक था और उसी के साथ ही साथ अखिलेश और कुलदीप भी एक आध कश मार लिया करते थे। उन दिनों वे लोग गांव के करीब में बहने वाली एक नदी के तट पर जाकर बैठ गए। वे नदी गर्मियों में ज्यादातर सूखी रहती थी और वहाँ कोई आता जाता भी नहीं था, इसलिए वो जगह उन तीनों के लिए काफी सेफ थी। हमेशा की तरह वे तीनों दोस्त उस नदी के किनारे कुछ पत्थरों पर बैठे हुए थे और वहाँ बैठे बैठे वे तीनों ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। लेकिन उस दिन गांव में कुछ कार्यक्रम था, इसलिए रात भर लोगों का आना जाना शुरू था। तब अखिलेश ने राकेश और कुलदीप को ये कहा, चलो यार कहीं और जाकर बैठते हैं। यहाँ पर देखो ना यार, कितनी जोर से आवाज आ रही है, हम शांत से बैठ भी नहीं सकते यहाँ पर। तब कुलदीप ने उन दोनों से कहा, अरे चलो यार वो दिवाली के पहाड़ की ओर जाते हैं, और वैसे भी इस समय वो जगह बहुत शांत होती है, वहाँ हम तीनों आराम से बैठकर सिगरेट मार सकते हैं यार। अब अखिलेश और राकेश को सिगरेट पीनी ही थी, इसलिए उन्होंने कुलदीप का कहा मान लिया। उस वक्त रात के करीब 10:30 बजे थे और फिर कुलदीप ने अपनी गाड़ी को बाहर निकाला। कुलदीप के साथ राकेश और अखिलेश कुलदीप की गाड़ी में बैठ गए और वे लोग निकल चले दिवाली की पहाड़ी की ओर। कुछ 10 से 15 मिनट के बीच वे तीनों नदी के किनारे पर पहुंच गए। उन्हें पहाड़ी की जगह पर जाने के लिए बाहर दिवाली में आगे जाना था, मतलब उन्हें एक बॉर्डर को पार करना था। पर वहां पर ऐसे कोई भी निशान मौजूद नहीं थे, जिसे देखकर वे तीनों दिवाली को पार करके पहाड़ी की रास्ते की ओर जा सके। बस एक सुनसान सूखी जमीन वहां पर थी, जिसे पार करके उन तीनों को आगे बढ़ना था। उस जगह पर काफी सारे सूखे पेड़ के पत्ते थे, जो कि उस जगह को और भी ज्यादा डरावना बना रहे थे। बहुत शांत और सुनसान सा माहौल वहां पर बना हुआ था। उन तीनों को जिस नदी को पार करके वहां से जाना था और जिस बस्ती के बारे में वे तीनों बात कर रहे थे, वो एक गुमनाम सी बस्ती थी, जो कि उस नदी के दूसरे कोने पर बसी हुई थी। और उन तीनों को आगे जाने के लिए उस सूखी नदी को पार करना जरूरी था। वो नदी ज्यादा चौड़ी नहीं थी, बस 30 से 40 फुट वो चौड़ी थी और करीब 40 से 50 फीट वो नदी गहरी थी। लेकिन उस नदी के दोनों चढ़ाव काफी तेज थे, जिसे पार करना शायद ही उन लोगों के लिए मुमकिन था। वे तीनों दोस्त अपनी बाइक से जैसे ही उस नदी के नीचे तल पर उतरकर जैसे ही उस सूखे जमीन पर पहुंचे कि तभी अचानक उनकी बाइक बंद पड़ गई। यार कुलदीप, क्या यार, कैसे खटारा गाड़ी लाया तूने? ये बीच रास्ते में ही बंद पड़ गई। अभी तो हमें और भी दूरी को तय करना है, अब कैसे चालू करेंगे तू इस बाइक को? अरे यार अखिलेश, तू शांत हो जा यार, मैं कर रहा हूँ ना। हाँ भाई कर रहा है यार, काहे के लिए जोर था इस पर? देखना यार, 10:30 बजे निकले थे और अभी 11:45 बज रहे हैं। घर कब जाएंगे हम? यार ऐसा ही था तो हमें निकलना नहीं था, तू हमको मना कर देता, पर तूने ही जिद करके हमें वहाँ पर जाना है, इसलिए हमने तेरी बात को माना। चल अब ये सब छोड़, चल अभी ये बाइक जल्दी से स्टार्ट कर। मैं अकेला स्टार्ट करूँ इस गाड़ी को? अरे तुम दोनों भी मदद करो ना मेरी। मैं काम करता हूँ,
गाड़ी को दूसरे गियर में डालता हूँ और एक काम कर अखिलेश, तू गाड़ी को धक्का दे। रनिंग कंडीशन में आएंगी तो वैसी गाड़ी चालू जाएंगी, ठीक है। करीब 15 से 20 मिनट के बाद उनके द्वारा की गई कोशिश कामयाब हो गई। उनकी बाइक दोबारा स्टार्ट तो हो गई थी, पर उनका सारा समय अब बर्बाद हो चुका था। उन तीनों को अब तक ये समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से बाइक को क्या हो गया था। अब फिर से उन तीनों ने उसुकी नदी के रास्ते को पार करना शुरू किया था, पर फिर इस बार फिर से उनकी गाड़ी बीच रास्ते में ही बंद पड़ गई। अब कई बार कोशिश करने के बाद भी उनकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। कुलदीप और अखिलेश लगातार बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर खड़े होकर राकेश उनसे बार बार ये कह रहा था, अरे यार हमें यहाँ पर आना ही नहीं था यार। देखना यार, जब से हम यहाँ पे आए तब से ऐसे ही नाटक हमारे साथ हो रहा है। पहले ये बाइक बंद हो गई और फिर से स्टार्ट हो गई, अब फिर से बंद हो गई है। और देखना यार, धीरे धीरे और टाइम बर्बाद हो रहा है। मुझे लग रहा है कि हमारा यहाँ पर रुकना सेफ नहीं है, हमें वापस जाना चाहिए। तब अखिलेश ने राकेश को ये कहा, अबे चुप, कब से ऐसी फालतू की बातें कर रहा है? जरा हमारी आके मदद भी नहीं कर रहा है तू। पहले गाड़ी स्टार्ट हुई तब भी मैंने धक्का मारा था और अब भी कुछ नहीं कर रहा है और फालतू की बातें लेकर बैठा है लड़कियों के जैसे। इस बीच राकेश और अखिलेश की थोड़ी बहस हो गई थी, पर अखिलेश और कुलदीप ने ये ठान लिया था कि वे लोग कैसे भी करके उस नदी को पार करेंगे। इसलिए उन्होंने अपनी बाइक को ढकलते हुए ऊपर चढ़ा दिया और उस नदी के तट पर वे लोग पहुंच गए। ये सब सारी झंझट में वे तीनों काफी ज्यादा थक चुके थे, पर फिर भी उन तीनों ने अपनी बाइक के साथ उस सूखी नदी को पार कर लिया था। जैसे ही वे लोग ऊपर नदी के तट पर पहुंचे, तभी उन तीनों का ध्यान एक दूर झोपड़े पर गया और उस झोपड़े के पास कोई बैठा हुआ था, क्योंकि वहां से उन तीनों को खांसने की आवाज सुनाई दे रही थी। दूर से झोपड़े से बाहर आती रोशनी को देखने के बाद वे तीनों का अनुमान अब सच में बदल चुका था। उन तीनों को अब ये पक्का यकीन होने लगा था कि उस झोपड़ी में कोई न कोई तो मौजूद है। तभी कुलदीप ने राकेश और अखिलेश को ये कहा, यार इतने साल बीत गए पर मैंने कभी यहाँ पर ऐसे बदलाव नहीं देखा। ये इलाका तो हमेशा से बंजर रहता था, पर यहाँ पर वो झोपड़ा। और हैरान करने वाली ये बात है कि उस झोपड़े में कोई रहता भी है। चलो हम तीनों उस झोपड़े के पास चलते हैं, जरूर वहाँ से कुछ न कुछ तो मदद हमको मिल ही जाएंगी। इतना कहकर वे तीनों दोस्त उस झोपड़े के करीब चले गए। राकेश और कुलदीप बाइक के साथ उस झोपड़े से कुछ ही दूरी पर खड़े हुए थे और अखिलेश उस झोपड़े के पास जाने लगा था। तभी अखिलेश ने उस झोपड़े के बाहर कोई बूढ़े आदमी को खड़ा हुआ देखा। वो बूढ़ा आदमी चिल्लम पी रहा था। झोपड़े का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, इसलिए उस झोपड़े के अंदर जल रहे दिए की रोशनी बाहर तक आ रही थी। तभी अखिलेश उस बूढ़े आदमी के पास जाकर खड़ा हो गया, पर उस बूढ़े आदमी का अखिलेश के तरफ जरा भी ध्यान नहीं था। आसपास बहुत शांत था और सब कुछ विराम था। दूरों दूर तक उस झोपड़े के अलावा उन तीनों दोस्तों को और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अखिलेश अब भी उस बूढ़े आदमी के पास खड़ा हुआ था, पर अब भी उस बूढ़े आदमी का ध्यान अखिलेश के तरफ नहीं था। तो अखिलेश ने उस बूढ़े आदमी को आवाज दी और ये कहा, बाबा हमारी गाड़ी खराब हो गई है, अगर आपके पास में तेल या फिर कुछ माचिस जैसी चीज मिल जाती है तो हमें दे दीजिए, हमें मदद मिल जाएगी और हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमारी गाड़ी में क्या खराबी है, क्योंकि इस अंधेरी रात में हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। इसलिए गाड़ी के खराब होने का कारण का पता लगाना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, तो आप हमारी जरा मदद कर दीजिए। उस बूढ़े आदमी ने चिलम के धुएं को खींचकर अखिलेश के मुंह पर छोड़ दिया और गहरी आवाज में खांसते हुए झोपड़ी के अंदर चला गया। झोपड़ी के अंदर से एक जलती लकड़ी को लाकर उस बूढ़े आदमी ने अखिलेश के हाथ में थमा दी। अखिलेश ने उस बूढ़े आदमी के हाथ से उस जलती हुई लकड़ी को लिया और पीछे मुड़कर कुछ कदम दूर ही गया था कि तभी अचानक राकेश और कुलदीप की चिल्लाने की आवाज अखिलेश को सुनाई दी। भाग 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 यहाँ से, भाग जल्दी। अखिलेश कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उस अजीब बर्ताव से वे काफी ज्यादा डर गया था। अखिलेश को ये लगा कि वे लोग जानबूझकर अखिलेश को डराने का नाटक कर रहे हैं, पर अखिलेश ने ये देखा कि उन दोनों ने उस गाड़ी को छोड़ दिया और वहां से भागते हुए उस नदी के रास्ते की ओर जाने लगे थे। अखिलेश अपने दोस्तों को ऐसे दौड़ते हुए देखकर खुद
खुद भी काफी ज्यादा डर गया था और जाने अनजाने में अखिलेश भी अपने दोस्तों के पीछे भागने लगा था। लेकिन वो होता है ना, कभी कभी हमें अंदर से कुछ एहसास होता है कि मानो जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। वैसा ही कुछ एहसास अब अखिलेश को होने लगा था। अखिलेश ने जैसे ही दौड़ते दौड़ते अपने पीछे मुड़कर देखा कि पीछे तो कोई झोपड़ा था ही नहीं और ना ही वहाँ पर कोई बूढ़ा आदमी मौजूद था, ना ही वहाँ पर कोई रोशनी थी और ना ही अखिलेश के हाथ में कोई जलती हुई लकड़ी थी। सब तरफ काला घना अंधेरा और गहरा सन्नाटा था। वहाँ जरूर उन तीनों दोस्तों के साथ कुछ अजीब हुआ था। वहाँ ऐसा भयानक नजारा महसूस करते ही अखिलेश दुगनी तेजी से भागते हुए अपने दोस्तों के पास पहुँच गया। उन तीनों ने भागते भागते उस सूखी नदी को पार कर लिया था और दूसरे कोने पर वे लोग पहुंच चुके थे। अब अखिलेश, राकेश और कुलदीप उस नदी के किनारे पर आकर खड़े हो गए थे। वे तीनों काफी ज्यादा हांपे जा रहे थे। तभी अखिलेश ने ये कहा, अरे ना ही वहाँ पर कोई बाबा था और ना ही उस बाबा का वहाँ पर कोई झोपड़ा। सब कुछ मानो वहाँ पर एकदम से गायब हो गया। बच गए यार, बहुत, नहीं तो सच में आज मारे जाते। तुम तीनों अगर मुझे आवाज़ नहीं देते तो सच में आज हम तीनों मारे जाते सच में। तभी कुलदीप ने अखिलेश को ये बताया, यार अखिलेश, तेरा नसीब तो अच्छा था जो कि तू बच गया। तूने तो बस उस बूढ़े आदमी और उस बूढ़े आदमी के झोपड़े को गायब होते हुए देखा था, पर हमने जो देखा ना, अगर तू वो देख लेता तो तेरी हालत सच में खराब हो जाती। जब उस आदमी ने तुझे उस जलती हुई लकड़ी को दिया ना, तब हमने उस आग की जलती हुई रोशनी से उसका चेहरा देखा और देखो सच बताऊं, उस बूढ़े आदमी का चेहरा ही नहीं था। हम दोनों काफ़ी ज़्यादा डर गए थे क्योंकि ना तो उस आदमी की आंखें थी और ना ही मुंह और ना ही नाक। बस उस बूढ़े आदमी का पूरा चेहरा जला जला नजर आ रहा था, मानो उसका चेहरा था ही नहीं। और तभी उसी वक्त एक औरत झोपड़े के अंदर से दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई और उस औरत का भी चेहरा नहीं था यार, उन दोनों की आंखें नहीं थी, पर वे दोनों लोग हमको देख रहे थे और वो भी बिल्कुल साफ तरीके से। यार अखिलेश, वो बहुत डरावना पल था जिसको हमने वहाँ पर देखा, इसलिए हमने वहाँ से भागना शुरू कर दिया और तुझे भी आवाज दी कि तू भी वहाँ से भाग जा। बस इस बात को पूरा करने के बाद वे तीनों भागते भागते अपने घर चले गए और अपने घर पहुँचने के बाद उन्होंने अपने साथ बीते सारे पलों को अपने घर वालों को बता दिया। तब उन तीनों की कही सारी बातों को अखिलेश के चाचा ने शांति पूर्वक सुना, पर उनके चाचा ने उनकी सारी बातों को सुनने के बाद उन्हें कुछ ऐसे कड़वे सच से रूबरू कराया जिसको सुनने के बाद उन तीनों के होश ही उड़ गए। कई साल पहले उस पहाड़ के पीछे एक बस्ती हुआ करती थी जिसे गांव के लोग बेनाम बस्ती के नाम से जाना करते थे। ना ही उस बस्ती की कोई पहचान थी और ना ही उस बस्ती में रहने वाले लोगों का कोई मतलब गांव में रहने वाले लोगों से होता था। उस बस्ती में रहने वाले लोग गांव के लोगों से जरा भी मिलते जुलते नहीं थे। अब ये घटना तब की है जब अखिलेश के दादाजी एक छोटे बच्चे थे, मतलब आज से करीब 100 साल पहले ये घटना घटी थी, जिसके बाद गांव वालों ने कभी भी वहां पर उस बस्ती को देखा ही नहीं। उस बस्ती में रहने वाले लोग अचानक रातों रात ही गायब हो गए थे। उस बस्ती का कहीं भी कोई भी नाम दर्ज नहीं था और ना ही उस बस्ती का नामो निशान बचा था। बस बची थी तो कुछ यादें जो कि गांव में रहने वाले लोगों के दिमाग में थी। असल में ये कहते हैं कि इन सब के पीछे अंग्रेजों का हाथ था। उस वक्त अंग्रेजों ने कोई कानून को बनवाया था जो कि पार्टी के लोगों के खिलाफ था। जिस बस्ती का अब कोई नामो निशान नहीं था, उस बस्ती के रहने वाले लोग शिकारी हुआ करते थे जिनका असली काम उस जंगल के जानवर और पक्षियों का शिकार करना था। पर उस समय अंग्रेजों ने कुछ कानून को बनाकर शिकार पर पाबंदी बना दी थी, जिसके कारण से आदिवासी लोग जंगल से बाहर निकलकर आ गए थे। लेकिन उस वक्त लोगों ने और समाज ने उन्हें अपनाया नहीं। उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था।
इसलिए वही लोग मजबूरी में चोरी करने लगे थे। अंग्रेजों के कानून के हिसाब से वे लोग अब गुनहगार बन गए थे। अंग्रेज लोग उन आदिवासी लोगों से काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, लेकिन वे अंग्रेज उनका सामना भी नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन अंग्रेजों ने एक रात कुछ ऐसी साजिश को रचा और उनकी गुमनाम बस्ती को रातों रात आग में जला दिया। अगले दिन वहाँ उस बस्ती की बस राख बची हुई थी। अब पता नहीं, पर ये कहते हैं कि जो भी रात में उस जमीन को पार करके चलता है तो उन्हें अचानक जले हुए राख बने हुए लोग नजर आते हैं। तो कैसे लगी आप सभी को आज की हमारी ये स्ट्रेंज स्टोरी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये स्टोरी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को ऐसे ही डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो आज ही हमारे चैनल स्ट्रेंज स्टोरी हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही उस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप लोग ऐसे ही डरावनी कहानियों का आनंद ले सके और चैनल पे आने वाली हर एक अपडेट को पा सके। मैं मिलता हूँ अगली एक और नई डरावनी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए डरना जरूरी है।